हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है एक बार फिर से टारगेट विद अजय यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन पेपर हल, जो 28 सितंबर 2021 को संपन्न हुआ है। तो आप हमारे साथ बने रहें और हमारी जो वीडियो है इसे लाइक करें, जो वीडियो को शेयर करें, और हमारे चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि आपको जो जानकारियां हैं सबसे पहले प्राप्त हो सके। अब हम शुरू करते हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन का जो हाल ही में पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन। ये देखिए, प्रश्न पुस्तिका चतुर्थ सेमेस्टर पर पंचम प्रश्न पत्र सामाजिक अध्ययन। इसमें जो क्वेश्चन दिए हैं वो एक एक करके मैं आप सभी को बताता हूँ। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें ये दिया गया है कि सब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी में कानपुर के क्रांतिकारियों को किस अंग्रेज सेनानायक का सामना करना पड़ा। तो इसमें सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी, ऑप्शन दो, कैम्बले। कैम्बले को जो है कैम्बले ने है वहाँ पर जो क्रांतिकारी थे हमारे, उन क्रांतिकारियों का दमन किया था, मतलब उस क्रांति को दबाया था 1857 की। आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना की थी महादेव गोविंद रनाड़े ने की थी। हाँ तो दोस्तों, किसने की थी? महादेव गोविंद रनाड़े। ऑप्शन 4 सही है, प्रार्थना समाज की स्थापना। अगर इसमें हम ऑप्शन और भी देखें तो एनी बेसेंट का भी नाम है। एनी बेसेंट ने भी क्वेश्चन आ जाता है कि एनी बेसेंट ने जो है किस चीज़ की स्थापना की थी, या एनी बेसेंट चर्चाओं में क्यों थी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। दादा भाई नौरोजी भी आ जाते हैं, वो चर्चाओं में क्यों थे। तो दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय दी थी। और स्वामी विवेकानंद को तो आप जानते ही हैं, इन्होंने 1893 में क्या किया था, शिकागो सम्मेलन में भाग लिया था। तो आगे हम क्वेश्चन बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन देखो जी, क्वेश्चन नंबर 3 वही आ गया है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है या कहाँ खोला गया था। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय जो है वो अडियार में है। और ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो जो इस स्थापना की गई थी वो की गई थी एनी बेसेंट के द्वारा। हाँ दोस्तों, तो किसके द्वारा की गई थी? एनी बेसेंट के द्वारा ये स्थापना की गई थी। और मुख्यालय कहाँ है? एडीआर में इसका मुख्यालय। आपको हम एक बार और बता दें कि एनी बेसेंट, कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि एनी बेसेंट जो है कब कांग्रेस की महिला अध्यक्ष बनी थी। तो 1917 में बनी थी। तो दोस्तों कब बनी थी? 1917। हालांकि क्वेश्चन ये ज़्यादा पूछते हैं कि भारतीय पहली महिला कौन थी, पहली भारतीय महिला कौन थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। तो वो थी सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू कब बनी थी? सरोजनी नायडू जो बनी थी महिला अध्यक्ष, वो बनी थी 1925 में। कब बनी थी? 1925 में। हालांकि जो कांग्रेस की महिला अध्यक्ष बनी है वो मात्र 3 बनी हैं। तीसरी जो महिला अध्यक्ष बनी थी वो बनी थी महिला अध्यक्ष 1933 में बनी थी। कब बनी थी? 1933 में। तो दोस्तों ट्रिक बताते हैं हम आपको। 1917 में 8 जोड़ेंगे 25 आएगा, 1925 में 8 जोड़ेंगे 1933 आएगा, और 33 के आखिरी में 3। तो भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष महिलाएं कितनी बनी है? 3। तो आखिर में बनी थी नलिनी सिंह बनी थी। कौन बनी थी? नलिनी नैन सिंह गुप्ता बनी थी दोस्तों। आगे हम क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 हाल ही अभी चर्चाओं में है, क्योंकि इसके जो है 100 साल पूरे होने जा रहे हैं, शताब्दी वर्ष भी इसको घोषित किया हुआ है। तो चोरा चोरी कांड की घटना कब हुई। तो दोस्तों चोरा चोरी जो कांड हुआ था ये गोरखपुर में हुआ था। यहाँ पर क्या था, जो 21 पुलिसकर्मी थे अंग्रेज, उन्हें जला दिया गया था, आंदोलन भड़क गया था। और ये घटना हुई है। इस घटना के बारे में सभी को पता है। ये घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 को। तो कब हुई थी दोस्तों? 5 फरवरी 1922 को ये घटना हुई थी। और इसी का हम क्या मना रहे हैं? इसी का हम 100 साल पूरे होने पर शताब्दी उत्सव मना रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन
किया गया था, मतलब किसके द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था। तो फॉरवर्ड ब्लॉक का जो गठन किया गया था सभी को पता है इसके बारे में। तो ये किया गया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक कब बनाया गया था? जब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इन्होंने बीच में इस्तीफा दे दिया था 1938 के आसपास। 1938 में तो फिर इन्होंने अपना एक अलग ब्लॉक बनाया था जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको 5 क्वेश्चन करा दिए हैं इसके। आगे हम बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है हमारा थियोसो हाँ जी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कहाँ किया गया था? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कहाँ किया गया था? अगर इसमें हम बात करें हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन जो किया गया था, सबसे पहले बात करें तो कानपुर होगा, लेकिन इसमें फिर से ये स्थापित किया गया था, दोबारा से इसको बनाया गया था, दोबारा से इसको संगठित किया गया था। तो दोबारा से जो संगठित किया गया था ये फिरोजला कोटला मैदान दिल्ली में किया गया था। कहाँ किया गया था? दिल्ली। तो इसका सही आंसर होगा, इसका जो गठन किया गया था दिल्ली में किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में किस संस्था की स्थापना की थी? तो दयानंद सरस्वती ने 1875 में वो जो स्थापना की थी वो की थी आर्य समाज की। तो दोस्तों मुंबई में किस समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। हम आगे क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? तो दोस्तों आपको पता होगा जब 1927 में साइमन कमीशन भारत आया तो साइमन कमीशन का ही विरोध किया गया था, गठित जाता है। तो अगर हम यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम भारत के नहीं, यूरेनियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? तो यूरेनियम सबसे ज़्यादा जो उत्तर प्रदेश का जिला है वह है सबसे अधिक ललितपुर में ये यूरेनियम सबसे अधिक पाया जाता है। क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अबरक का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य? हाँ जी, अबरक अगर बात करें भारत की तो पूरे विश्व में भारत में सबसे अधिक अबरक की जो है पैदावार होती है और अगर उत्पादन होता है। और अगर हम बात करें राज्य कौन सा है उत्पादन करने वाला अबरक का, तो वो है हमारा झारखंड। कौन सा राज्य है दोस्तों? ऑप्शन तीसरा हमारा झारखंड राज्य में सबसे अधिक अबरक का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जनपद में निवास करती है? तो जो बुक्सा जनजाति है उत्तर प्रदेश के वो बिजनौर जिले में नदी के किनारे क्या करती है? निवास करती है। एक क्वेश्चन लेटेस्ट क्वेश्चन भी है कि जनजाति विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ खोला गया है? तो जनजाति विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी। कहाँ खोला गया है? लखीमपुर खीरी में खोला गया है, क्योंकि लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। कैगा परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र भारत के किस राज्य में है? तो के फॉर केगा और के फॉर कर्नाटक। तो कर्नाटक में जो है हमारा केगा परमाणु केंद्र है जी। तो कहाँ पर है केगा परमाणु केंद्र? कहाँ है? कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो जब नीति आयोग की स्थापना पूछ रहे हैं तो सभी को पता है, जब से प्रधानमंत्री बने हैं हमारे नरेंद्र मोदी, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। किसकी? नीति आयोग की। और वो कब की थी? वो की थी 1 जनवरी 2015 को। कब की थी? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की जो है स्थापना की गई थी हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा, क्योंकि प्रधानमंत्री नीति आयोग के या योजना आयोग के क्या होते हैं? वो अध्यक्ष होते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा भारत के संदर्भ में विविधताओं को किन रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो भारत में जो विविधताएं हैं वो हैं सामाजिक विविधता में एकता, हाँ जी। राजनीतिक विविधता में एकता, बहुत सारी पार्टियां हैं, हाँ जी। भौगोलिक विविधता में एकता, ये भी इसमें समाहित है। तो ये इसका ऑप्शन तो सभी को पता होगा, इसका जो आंसर होगा करेक्ट होगा उपयुक्त सभी। क्या होगा? उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल स्थायी सदस्य कितने हैं? हाँ जी, जो परमानेंट सदस्य हैं वो कितने हैं? तो वो सदस्य हैं उसमें 5 सदस्य हैं। और उन 5 सदस्य ये रहे ऑप्शन बी में। कभी कभी वो पूछ लेते हैं कि उनके नाम, आगे जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें उनके नाम भी पूछेंगे। 5 के 5 सदस्य कौन से हैं? तो 5 तो हैं स्थायी और 10 हैं
अस्थाई। तो टोटल कितने हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं कि कुल कितने हैं, तो कुल की बात करेंगे तो 15, लेकिन इसमें पूछा गया है कि स्थाई कितने हैं, तो वो 5 है। तो दोस्तों कितने हैं, वो 5 सदस्य हैं। ये 15 क्वेश्चन हो गए इधर के। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं तो यह अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन, यह तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला है इसमें क्वेश्चन हमारा, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई। तो दोस्तों 1857 की जो क्रांति है वो उसकी शुरुआत हुई थी 10 मई। कब हुई थी दोस्तों, 10 मई 1857 को। कब हुई थी इसकी शुरुआत, 10 मई 1857 को। ठीक है, और कहाँ से हुई थी, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है मेरठ। कहाँ पे, तो ये मेरठ से शुरुआत की गई थी। और मेरठ से शुरुआत की गई थी कहाँ जाने के लिए, क्योंकि जो है बहादुर शाह जफ़र को भारत का सम्राट घोषित कर दिया था और अंग्रेज़ों ने इसका विरोध किया। तो मेरठ से 10 मई 1857 को जो भारतीय क्रांतिकारी हैं वो दिल्ली के लिए कूच कर रहे थे, तो मेरठ से इसकी शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया। तो वेदों की ओर लौटो जो नारा दिया है वो दिया है दयानंद सरस्वती ने। हाँ, तो दोस्तों किसने दिया है, दयानंद सरस्वती ने। क्वेश्चन नंबर 18 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो क्वेश्चन है कब हुआ, तो कब की बात कर रहे हैं, 13 अप्रैल। तो कब हुआ दोस्तों, 13 अप्रैल, बैसाखी का दिन था। 13 अप्रैल 1919 को ये कांड हुआ था। और कहाँ हुआ था, अगर हम बात करें कि जो ये कांड हुआ था कहाँ हुआ था, ये हुआ था अमृतसर में। कहाँ हुआ था दोस्तों, अमृतसर में ये कांड हुआ था। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अमृतसर कहाँ है, तो सभी दोस्तों को पता होगा, जहाँ स्वर्ण मंदिर है वहीं अमृतसर है। और अमृतसर कहाँ है, अमृतसर है पंजाब में। तो कहाँ है दोस्तों, पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया। तो गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन है वो 1 अगस्त 1920 को शुरू किया। कब किया, 1 अगस्त। हाँ, तो दोस्तों कब शुरू किया, ज़्यादातर जो आंदोलन है वो अगस्त के महीने में हुए। कब शुरू किया, गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन था वो शुरू किया था 1 अगस्त। हाँ, कब शुरू किया गया था, 1 अगस्त 1920 को ये आंदोलन गांधी जी के द्वारा किया गया था शुरू। अब हम बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कहाँ से हुआ। तो भारत छोड़ो जो आंदोलन है दोस्तों, इसका आरंभ मुंबई से हुआ। मुंबई कहते हैं लेकिन बम्बई आएगा, तो कहाँ से हुआ, बम्बई से हुआ। और भारत छोड़ो आंदोलन कब किया गया था, 1942 से ये शुरू किया गया था आंदोलन। इसी में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। कौन सा नारा दिया था, करो या मरो, डू एंड डाई का नारा भी इसी में दिया गया था गांधी जी के द्वारा। और कहा गया था अंग्रेजों भारत छोड़ो। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा व राज्यसभा की सीटें कितनी हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा व राज्यसभा की सीटें कितनी हैं। अगर हम लोकसभा की सीटें की बात करें तो वो कितनी सीटें हैं दोस्तों, 80। और अगर राज्यसभा की सीटों की बात करें तो वो कितनी हैं दोस्तों, वो हैं 30। अब एग्लो इंडियन को हटा रहे हैं या नहीं हटा रहे हैं, पहले 31 थी लेकिन हम कितनी आ रही हैं, 30 इसमें दिखा रहे हैं। आगे हम बात करते हैं चिपको आंदोलन का किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। तो जो चिपको आंदोलन है वो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा उत्तराखंड में शुरू किया गया था। और चिपको आंदोलन जो है पेड़ों को कटने से बचाने के लिए चलाया गया था। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों, वो मनाया जाता है 16 सितंबर को हम मनाते हैं। कौन सा दिवस, विश्व ओजोन संरक्षण के तौर पे करते हैं, ओजोन का संरक्षण करते हैं और 16 सितंबर को हम इस दिवस को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। मतलब किस राज्य की जो साक्षरता है सबसे अधिक है। तो इसमें हम सभी को पता है कि साक्षरता में सबसे पहले स्थान पर कौन सा राज्य है, वो है हमारा केरल। कौन सा राज्य है दोस्तों, केरल। केरल में साक्षरता दर सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 26, कर्क रेखा भारत के
जिन 8 राज्यों से होकर गुजरती है उनमें से किसी एक का नाम लिखो। तो दोस्तों तुम्हें पता है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर हम इसमें बात करें कि वो 8 राज्य कौन से हैं, क्योंकि इसमें तो सिर्फ एक ही राज्य पूछा है, तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। हाँ जी, मित्र पर क्या है जी, गमछा, गमछा झार। अगर हम इसमें बात करें तो मित्र पर गमछा झार के हिसाब, मैं फॉर मिज़ोरम, ते फॉर त्रिपुरा, पे फॉर पश्चिम बंगाल, रे फॉर राजस्थान, गे फॉर गुजरात, मैं फॉर मध्य प्रदेश, छः फॉर छत्तीसगढ़ और जय फॉर झारखंड। तो हमारे कितने हैं, 8 के 8 राज्य मैंने आपके सामने लिख दिए। ठीक है, मैं फॉर मिज़ोरम, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ते फॉर त्रिपुरा, पे फॉर पश्चिम बंगाल, रे फॉर राजस्थान, गे फॉर गुजरात, मैं फॉर मध्य प्रदेश, जयपुर छत्तीसगढ़ और जयपुर झारखंड। ये 8 के 8 राज्य आपके सामने हैं, तो इनमें से आप कोई सा भी एक राज्य लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की, सेरीकल्चर क्या है या सेरीकल्चर किस प्रकार की खेती है। तो दोस्तों याद रखना, सेरीकल्चर जो है रेशम की खेती है। या ऐसे करना, सेरी को सेरी ना पढ़कर क्या पढ़ना, साड़ी पढ़ना। और साड़ी किस चीज़ से बनाई जाती है, साड़ी बनाई जाती है रेशम से। रेशम की साड़ी तो प्रसिद्ध होती है। तो सेरीकल्चर क्या है, जो रेशम के कीड़े हैं ये उसकी खेती की जाती है रेशम की, उसी में सेरीकल्चर संबंधित है। तो याद रखना, सेरीकल्चर को सेरीकल्चर ना पढ़कर साड़ी कल्चर पढ़ना, क्योंकि इसमें बहुत कुछ आता है, विटीकल्चर पूछ लेते हैं, हॉर्टिकल्चर पूछ लेते हैं, तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो सेरीकल्चर किससे है, रेशम की जो साड़ियाँ बनती हैं और रेशम जो बनता है उसी से, रेशम की खेती से संबंधित है सेरीकल्चर। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 28 है, क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है। तो 2011 की जो जनगणना है उसमें भारत का लिंग अनुपात है 1943। कितना है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, 943। हाँ, कितना है, 943। ऐसे याद रखना, 143 की तरह याद रखना, बस 143 कैसे याद रखना, 143। और 143 को ऐसे याद रख दिया, 1 का क्या बना देना, 9 बना देना कि हाँ, बस 1 का क्या बना देना, 9 बना देना। तो 943 क्या है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात है। अब हम बात करते हैं भारत कला भवन कहाँ स्थित है। तो भारत कला जो भवन स्थित है वो है बनारस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। कहाँ है, न्यूयॉर्क अमेरिका में है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। ठीक है, तो दोस्तों एक क्वेश्चन में फिर वापस ऊपर जा रहा हूँ, इसमें रिपीट कर रहा हूँ जहाँ तक है। एक क्वेश्चन था कि उसमें चलो ये कि 5 जो स्थायी देश हैं उनके नाम लिखने हैं। चलो इसमें फिर भी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सन 1857 ईस्वी के संविधानता संग्राम के तत्कालीन कारण क्या थे। मतलब जब 1857 का जो स्वाधीनता संग्राम हुआ उसके क्या कारण थे कि भारतीय थे, उनको अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करना पड़ा। तो दोस्तों उसमें मुख्य थे बता रहा हूँ, इसके क्या कारण थे। लॉर्ड डलहौजी का जो नीति थी, लॉर्ड डलहौजी की नीति थी, वो सभी की जो है राज्य हड़प रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी का कुशासन, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी अत्याचार कर रही थी। ठीक है, जो भारतीय किसान था उनका शोषण हो रहा था, भारतीय धन को विदेश में भेजा जा रहा था। ठीक है, और धार्मिक कारण भी थे, ईसाई जो है थे वो अपना धर्म का प्रचार कर रहे थे दोस्तों। और भी कारण थे इसमें, सैनिक कारण भी थे कि जो चर्बी लगे वाले कारतूस थे उसमें गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी का यूज़ कर रहे थे, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों ही उससे आक्रोशित हो गए थे। तो ये कुछ कारण मैंने बताएं, आप इनका अध्ययन कर लीजिएगा सही से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, भारत में होने वाले नव जागरण पर प्रकाश डालिए। हाँ दोस्तों, भारत में होने वाला जो नव जागरण था उस पर प्रकाश डालने के लिए इस एग्जामिनर में पूछा गया है। तो भारत में अगर हम बात कर रहे हैं नवजागरण के लिए क्या किया था, तो अंग्रेज भारतीयों पर लगातार अत्याचार कर रहे थे। ठीक है, अंग्रेजी राज में, लेकिन धीरे धीरे भारतीय जागरूक हुए। राजा मोहन राय जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना करी, और दयानंद सरस्वती ये भी अपने आर्य समाज की स्थापना करी। देवन आंदोलन भी होने लगे, जो धार्मिक कुरीतियाँ थी उनको भी धीरे धीरे समाप्त किया गया। और बाद में क्या हुआ, बाद में एनी बेसेंट आई, या फिर पंडित रमाबाई सरस्वती आई, शारदा सदन की स्थापना की थी, जिन्होंने ज्योतिबा फूले आए, सत्यशोधक समाज का उन्होंने
गठन किया, गुलामगिरी, उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी। दादा भाई नौरोजी आए धीरे धीरे, तो क्या हुआ, भारतीय पुनर्जागरण या नवजागरण का उत्थान होने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के महत्व की विवेचना कीजिए। तो भारत छोड़ो आंदोलन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है भारतीय जो उस भारतीय आंदोलनों में, आप इसकी विवेचना कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस की भूमिका पर लेख लिखिए। हाँ जी, तो जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस की भूमिका बहुत खास थी। ठीक है, इनकी भूमिकाओं को हम कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। 1938 में इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन बीच में ये हटा दिए गए, और 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी। फिर इन्होंने 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में जो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करी, और वहीं से कहा था कि दिल्ली चलो, और नारा भी दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए हमारे 35 तक क्वेश्चन हो गए। अगर इन क्वेश्चनों को मैं आगे बढ़ाऊँगा, 35 तक हो गए हैं। अब 35 से अगर हम बात करते हैं, हाँ जी, 36 क्वेश्चन है, भारत द्वारा चलाई जा रही किन्हीं 4 जनहित योजनाओं के नाम लिखिए। तो आप ये लिख सकते हैं कि भारत सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही है जनहित योजनाएं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये योजनाएं हो गई, या फिर उज्ज्वला योजना हो गई। ठीक है जी, 2। या फिर हम बात करते हैं आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, वो हो गई, या श्रम कार्ड बन रहे हैं, तो ये योजनाएं भारत की जनहित योजनाएं हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के नाम लिखिए। हाँ जी, मैं यही क्वेश्चन कह रहा था पीछे कि उनके जो स्थायी सदस्य हैं वो कितने हैं भाई साहब, वो बताए गए 5 सदस्य। अब 5 सदस्यों के नाम लिखना है, इसको ऐसे याद रखना है, एस, 5 को एस कर देना है। कितने सदस्य हैं दोस्तों, ऐसे याद रखना है, 5 सदस्य हैं, तुम्हें पता है, तो 5 को एस बना देना है, एस बना देना है, और फिर कर देना है फेस, FACE, फेस लिख लेना है। एस फॉर 5 हो गए, एस फॉर आर कर देना है इसको फिर, तो ये किस क्या हो गया, एस फॉर आर, 5 का क्या करता है, एस फॉर आर, आर फॉर रूस, एफ फॉर फ्रांस, ए फॉर अमेरिका, सी फॉर चीन, ई फॉर इंग्लैंड या ब्रिटेन। तो 5 सदस्य हैं, और जो मैंने 5 बनाया था, 5 का एस कर देना, और एस से पहले क्या आता है, आर, तो आर कर लेना। उसको याद रखने की एक ट्रिक बताई गई है दोस्तों। तो आर फेस, 5 सदस्य हैं, आर फेस, ऐसे याद रखना। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की खनिज संपदा पर लेख लिखिए। हाँ जी, जो उत्तर प्रदेश की खनिज संपदा है, उत्तर प्रदेश में हालांकि जो खनिज संपदा है बहुत कम है, लेकिन फिर भी ललितपुर और जो हमारे पूर्व के जो ज़िले हैं वहाँ पर काफ़ी मात्रा में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, वो आप इसको पढ़ के देख सकते हैं। बेरोजगारी को परिभाषित करें और इनके उन्मूलन के लिए चलाई जा रही योजनाएं। तो बेरोजगारी को आप परिभाषित कर ही सकते हैं, और जनसंख्या वृद्धि हो रही है इसलिए बेरोजगारी बढ़ रही है, जनसंख्या पर रोक लगाई जाए, इसका उन्मूलन ऐसे ही तो होगा। ठीक है, और इसकी जो 2 योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे कि स्वरोजगार योजना चलाई जा रही है, प्रधानमंत्री कौशल योजना चलाई जा रही हैं, या मनरेगा चला जा रहा है। तो ये योजनाएं हैं बेरोज़गारी को कम करने के लिए। अगर हम बात करें विविधता में एकता का क्या अभिप्राय है, हाँ दोस्तों, कि विविधता में एकता का क्या प्रभाव मतलब अभिप्राय है, तो हम बता दें कि भारत में कई प्रकार की भाषाएं, धर्म, जातियाँ एवं संस्कृतियाँ के लोग रहते हैं, और बड़े प्यार के साथ रहते हैं, सौहार्द के साथ रहते हैं। और भारत में ये भी कहा गया कि अनेकता में एकता भारत की सबसे बड़ी विशेषता है। हमारे देश की जो भौगोलिक बनावट है, जलवायु है, खान पान है, रहन सहन है, धर्म, भाषा, संस्कृति आदि में विविध विशेषताएं, बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन इन विशेषताओं के होते हुए भी हैं, इनमें जो विषमताएं हैं उनके होते हुए भी भारत सदैव एक मौलिक एकता में विद्वान है। अगर अभी भी किसी देश के साथ युद्ध छिड़ जाए तो सब भारतीय इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे ठीक है, अगर अभी भारत और पाकिस्तान का मैच आ जाए तो सब भारतीय एक ही सुर में बोलते हैं। तो इसे तो कहते हैं कि भाई विविधता में एकता है। हम आपस में लड़ते रहे, झगड़ते रहे, लेकिन बाद में जब भारत को कभी भी, या 1857 की क्रांति देख लो, या 1947 तक भारतीय एक रहे और अभी भी एक हैं। तो हमारी वीडियो कैसी लगी, हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और दोस्तों हम आपके लिए
आगे भी ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। कमेंट करें कि हमें कौन सी वीडियो चाहिए आप लोगों को, हम आपके लिए उस तरह की वीडियो लाते रहेंगे। आगे अब हम जल्दी करंट अफेयर की वीडियो लेके आने वाले हैं, और जो यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी विशेष तौर के क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। तो सभी हमारी जो वीडियो है उसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।